हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं जेआईबी टारगेट 50 सीरीज़। इस सीरीज़ के थ्रू हमारा टारगेट है कि हम 50 मार्क्स का जो बैरियर है जेआईबी एग्जाम में वो क्रॉस कर पाएँ। तो इस सीरीज़ में 50 लेक्चर्स होंगे, 20 to 25 मिनट्स की एक वीडियो होगी जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ के साथ उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है फॉर IENIFS। सिमिलर सीरीज़ बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून्ड इन एंड रेगुलरली आप इन लेक्चर्स को देखिए ताकि 50 मार्क्स जो हैं वो अचीव कर पाएं एटलीस्ट इन योर जेआईबी एग्जामिनेशन। तो आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, फेजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इजी टॉपिक है लेकिन अच्छा वेटेज रहता है एग्जाम में। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप ई बुक्स डाउनलोड करिए। इसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 23 से लेके अब तक के, प्लस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन एग्जाम के हिसाब से ओरिएंट कर सको। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर क्लासिफिकेशन, इनकम क्लासिफिकेशन और इंडिया की पोजीशन की बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इकोनॉमीज को क्लासिफाई करता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि इकोनॉमी या तो लो इनकम हो सकती है, लोअर मिडिल इनकम हो सकती है, अपर मिडिल इनकम हो सकती है या फिर हाई इनकम हो सकती है। अब वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को क्लासिफाई किया है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। उन्होंने बोला कि इंडिया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। तो जो कंट्रीज का जो पर कैपिटा इनकम है $996 से लेके $3,895 के बीच में फॉल करता है ना, वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है। तो 2019 में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1891 था। तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंगली इंडिया की क्लासिफिकेशन करते हैं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो इंडिया अभी काफी नीचे है। पर पर्सन जो इनकम है ना इंडिया में वो अभी काफी लो है। अब इंडिया में लो पर कैपिटा इनकम क्यों है? हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। तो जिसके कारण इंडिया अभी भी पर कैपिटा इनकम में काफी पीछे है, ठीक है। इंडिया जब आजाद हुआ था ना तब उस समय के हिसाब से इंडिया काफी बैकवर्ड था। हमने काफी ग्रोथ की है इंडिया में, लेकिन अभी भी हम डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो जब देश आजाद हुआ, सरकार ने देखा कि ये तो बहुत बुरा हाल है इकोनॉमी का, तो उन्होंने सोचा कि देश को डेवलप करने के लिए ना हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं। हर 5 ईयर प्लान में हम एक एजेंडा, हम एक टारगेट सेट करेंगे कि हमने कितना पैसा कौन से सेक्टर को देना है, ठीक है। फिर इंडिया अभी एक देखा जाए तो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। तो इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, अगर हम इंडिया के फीचर्स की बात करें, इकोनॉमी के फीचर्स की बात करें, तो इंडिया में लो पर कैपिटा रियल इनकम है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा हमारा रिलायंस है। हम पॉवर्टी के साइकिल में फंसे हुए हैं। हम अभी भी ऐसा नहीं कि हमारे देश में पुअर लोग नहीं हैं, अभी भी बहुत एक मेजर परसेंटेज जो है वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर फंसा हुआ है और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। अब अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो हमें तो ऐसी इंडस्ट्रीज लानी चाहिए जो कि लेबर इंटेंसिव हो, कि जहाँ पे ज़्यादा लेबर लगे। हमारे क्या हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लग रही है, सर्विस सेक्टर में हम डेवलप कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में पैसा तो ज़्यादा आता है लेकिन लोग कम एम्प्लॉय होते हैं। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है उसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म आता है यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि इंसान एम्प्लॉयड तो है लेकिन वो अपना फुल पोटेंशियल जो है वो रीच नहीं कर रहा है। कि मान लो किसी ने PhD करी हुई है, ठीक है, और वो एक क्लेरिकल लेवल पे काम कर रहा है या फिर वो उससे भी नीचे के जो है लेवल पे काम कर रहा है। जॉब बुरा नहीं है क्लेरिकल लेवल पे काम करना, लेकिन उस इंसान का जो पूरा पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसके बारे में बात करते हैं।
इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जिसमें लो पर कैपिटा इनकम आता है, ठीक है। देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से देश ने डेवलप करना शुरू हुआ तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया और इंडस्ट्रीज का और सर्विस सेक्टर का जो रोल है इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो कॉम्पोजिशनल शिफ्ट आया कि हम एग्रीकल्चरल में सबसे ज्यादा थे, इंडस्ट्री सर्विस कम था, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो कम होना शुरू हो गया और इंडस्ट्री और सर्विस का बढ़ना शुरू हो गया। अगर हम डेटा देखें 1950 में 53% हमारा जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा था, इंडस्ट्री का 16.6 और हमारा सर्विस में 30.3 था। लेकिन फिर हम 1980-81 की बात करें तो देखो एग्रीकल्चर फॉल करके 36 पे पहुंच गया, इंडस्ट्री राइज करके 25.9 पे पहुंच गया और सर्विस सेक्टर राइज करके 38% पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशनल चेंज आ गया कि जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें काफी ज्यादा हमें चेंज देखने को मिला, ठीक है। अब हम अगर एवोल्यूशन या फेजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पहला फेज आता है 1600 AD टू 1756, 1757 1857, 1858 टू 1947 जब क्राउन का पीरियड आया, ब्रिटिश क्राउन का पीरियड आया, फिर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1951 टू 1980, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ 1980 टू 2008, देन 2008 टू 2021 प्री कोविड पीरियड जो है। हर फेज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले देखो 1600 टू 1756 का जो टाइम है ना, इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जस्ट आई थी। उन्होंने जहांगीर जैसे मुगल रूलर से ट्रेडिंग के राइट्स ले लिए, उन्होंने परमिशन मांग ली कि देखो जी हम तो ट्रेड ही करने आए हैं यहाँ पे, है ना। उन्होंने परमिशन मांग ली और उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स लिए, स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन और डाइस के अंदर उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अब इंडिया जो था इन सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा रिच था, ठीक है, और यूरोप में इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो ब्रिटिशर यहाँ से सामान खरीद के ब्रिटेन में बेचते थे, दुनिया में बेचते थे और बहुत उनके पास पैसा आता था। इस दौरान 1600 टू 1756 के टाइम पे उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, वो सिर्फ ट्रेड करते थे। फिर आया हमारे पास टाइम जहां पे औरंगजेब की डेथ होगी 1707 के अंदर और मुगल एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। यहां पे ब्रिटिशर्स ने अपॉर्चुनिटी देखी कि अब हम यहां पे कुछ इनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1757 टू 1857 का जो फेज था उसमें मल्टीपल चीजें हुई। पहले तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ जिसमें जो इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस था बंगाल, उस पे ब्रिटिशर्स के पास राइट्स आ गए उस एरिया में, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, उसको जीतने के बाद ब्रिटेन के पास दीवानी राइट्स आ गए, यानी कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा था कि अगर किसी का कोई बायोलॉजिकल एयर नहीं है, कोई बेटा नहीं है अपना बायोलॉजिकल, तो उनका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिशर्स टेक ओवर कर लेंगे। तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज टेक ओवर कर लिए जहां पे किसका अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो ब्रिटेन जो है वो उसको टेक ओवर कर लेते थे, ठीक है। 1857 में सबसे पहले एक मेजर रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो है पहली बार एक बड़ा रिवोल्ट हुआ था। इसका आउटकम क्या हुआ कि इंडिया जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो मतलब प्रॉपरली इंडिया एक कॉलोनी बन गया ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो ये जो क्राउन का पीरियड चला 1858 से लेके हमारे देश की आजादी यानी कि 1947 तक, इसमें एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडिया टेक्सटाइल्स में इतना अच्छा था, इंडिया हैंडीक्राफ्ट में इतना अच्छा था, ये सब कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया। और ड्रेन हुआ वेल्थ का, वेल्थ जो है यहां से सारी ब्रिटेन जाने लगी, क्राउन के पास जाने लगी। इंडिया को ही इंडिया की वेल्थ का फायदा नहीं मिल रहा था। इंडिया में एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन हुआ, ठीक है। और एजुकेशन वो इसलिए नहीं करते थे कि इंडियंस को पढ़ाना लिखाना है, बस इंडिया से क्लर्क बने, इंडिया से नौकर निकले जिनको इंग्लिश बोलनी आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फिर हुआ हमारा देश आजाद, ठीक है। और हम लेके आए जी 5 ईयर प्लान कि हम अब 5 ईयर प्लान बनाएंगे और हम अपने देश को आजाद करेंगे, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आई तो ट्रेड के लिए थी, लेकिन देश को पूरा एक्सप्लॉइट किया, इंडियन इकोनॉमी को काफी नीचे ले गए। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में
स्टार्ट हुआ था तब इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबली 23% जीडीपी होल्ड करती थी। ग्लोबल इकोनॉमी का 23% पैसा इंडिया में था। 1947 में ये गिर के सिर्फ 3% रह गया था। ठीक है, तब इंडियंस को लगा कि भाई अब अगर फॉरेन कंपनीज आएंगी तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही करेंगी। ठीक है, तो हमने बोला कि अब हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो हमने अलग अलग 5 ईयर प्लान्स लेके आए। पहला 1951 टू 56, 56 टू 61, 61 टू 65, फिर एक प्लान हॉलीडे आया क्योंकि वॉर हो गया था, फिर 69 टू 74, 74 टू 79, ऐसे अलग अलग हमारे 5 ईयर प्लान्स आने शुरू हुए। और ये 5 ईयर प्लान्स इंस्पायर्ड थे सोवियत यूनियन से। तो पहले पहले क्या था, जैसे सोवियत यूनियन में था गवर्नमेंट ओनरशिप होती थी मेजर इंडस्ट्रीज की, गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाती थी, वैसा ही इनिशियली इंडिया में था। इनिशियली आज़ादी के बाद हमारा फोकस था कि हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बने, हमें इंपोर्ट्स ना करने पड़े, और हमने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई जैसे कि BHEL, ONGC, कि भैया हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सब कुछ रखना है और हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक है, और इवन इंडिया में हमें ना अनाज भी बाहर से मंगवाना पड़ता था, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई अंडर डॉक्टर MS स्वामीनाथन तो इंडिया जो है वो अनाज में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, इतना कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो ये तो शुरू के सालों में रहा। फिर 1980 टू 2008 हम लिबरलाइजेशन की तरफ गए। देखो शुरू में क्या था, हम टोटली चाहते थे कि हम फॉरेन कंट्रीज को इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, फॉरेन कंपनीज को नहीं आने देंगे, हमारी क्लोज्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे हमें ये रियलाइज हुआ कि हम तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि 3-3.5% पे चल रहे हैं, हम तो बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। तो हमें थोड़ा सा और ग्रो करने की जरूरत है। अब जो हमारा 6 ईयर प्लान था उसमें हमारा जो GDP का ग्रोथ रेट है वो 3.5 से 5.5 गया, और 7th 5 ईयर प्लान में 5.5 से 6 गया। हमने ना थोड़ा थोड़ा अपना जो स्पीड है वो बढ़ाना शुरू किया, लेकिन क्राइसिस आ गया। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। अब उसमें क्या था, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम 2-4 महीने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकें, हम जो लोन्स हैं वो चुका सकें। अब हमें लगा कि हमारी इकोनॉमी तो बंद है, अब इसे ओपन अप करने की जरूरत है ना, विदेश से पैसा आए, इन्वेस्टमेंट हो, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हमें रिफॉर्म्स करने पड़े। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे इंडिया में टैक्स रेट बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी भी होता था, और जो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज होती थी उनमें पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत चलती थी। बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं किया जाता था, उसमें भी पॉलिटिक्स थी। ठीक है, और हमारा खर्चा होता था, एक तो हम डेवलपमेंट में खर्चा करते थे, एक बाहर मान लो दुनिया में कोई वॉर हो गया, ऑयल की प्राइस बढ़ गई, इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता था। तो हमने पहले स्लो ग्रोथ किया इंडिपेंडेंस के बाद, 1980s में हमने थोड़ा सा स्पीड अप किया, लेकिन फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया, जिसके कारण हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स करने पड़े। तो उस टाइम पे IMF ने हमारी हेल्प करी थी। ठीक है, हमें पैसे दिए थे और कंडीशन ये थी कि तुम भाई अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करो। हमने ओपन अप किया, जिसके बाद जब हमारा 10th 5 ईयर प्लान आया 2002 से लेके 2007 में, इंडिया ने 8.1% के रेट पे ग्रो किया था। इंडिया सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी आफ्टर चाइना। ठीक है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करी, लग्जरी गुड्स का हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो LPG जब आया उसके बाद हमने थोड़ा सा पिकअप करना शुरू किया, तो 2008 तक हमने पिकअप किया। फिर 2008 से 2021 की अगर हम बात करें तो देखो इस टाइम पे ना ग्लोबल रिसेशन आया था 2008 में। US में हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ था, लीमन ब्रदर्स वो जो बैंक था वो कोलैप्स हो गया था, और ग्लोबल लेवल पे रिसेशन आ गई थी 2008 में। ठीक है, अब हुआ क्या था, USA ने किया क्या था कि बहुत ही आराम से उन्होंने होम लोन देने लग गए ऐसे लोगों को जिनके पास रीपेमेंट की कैपेसिटी नहीं है, उनको भी तू आजा तू लोन ले ले, तू आजा तू लोन ले ले। ठीक है, तो लोगों ने लोन ले लिए, लोन ले लेके घर लेने शुरू कर दिए, जिससे कि हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, और महंगा और महंगा और महंगे होने लग गए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज हुआ कि हमने तो अनएम्प्लॉयड लोगों को भी लोन दे रखा है, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो बैंक्स ने क्या किया, जो भी बोरोवर्स ने घर ले रखे थे उनको सीज करना शुरू कर दिया कि भाई तुम लोन नहीं चुका पा रहे तो तुम्हारा घर जो है हम सीज कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ, हाउसिंग प्राइसेस जो हैं वो एकदम से, घरों के जो प्राइस है वो गिरने शुरू हो गए। ठीक है, और बैंक को सस्ते दाम में घर जो है वो बेचने पड़े और बैंक्स को बहुत लॉस हुआ।
ठीक है, किसी ने घर लिया था मान लो $1 मिलियन का लोन लेके, अब वो लोन नहीं चुका पाया तो बैंक ने वो घर सीज कर लिया, लेकिन जब बैंक उसको बेचने जा रहा है वो सिर्फ $4 लाख में बिक रहा है, तो बैंक को नुकसान हो रहा है, बैंक अपना पैसा नहीं रिकवर कर पा रहा। तो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज का भी बुरा हाल था। लीमैन ब्रदर्स जो है, जिन्होंने इस हाउसिंग लोन्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो दिवालिया हो गया उनका। ठीक है, और धीरे 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 बैंक्स ने क्या किया, हमारे इतने लॉसेज हो रहे हैं, बैंक बोलते हैं हम तो नहीं लोन देते, तो उन्होंने लोन्स देने कम कर दिए, बिजनेसेस को लोन नहीं मिल रहे, प्रोडक्शन स्लो हो गई, जॉब कट्स होने शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। तो एक के बाद एक बुरी चीज होती रही और पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया। ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रीज तो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया रिसेशन के टाइम पे 2008 में, इन्होंने फिस्कल स्टिमुलस दिया 3.5% ऑफ जीडीपी का अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस किए, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट किया। इंडिया उतने बुरे तरीके से इंपैक्टेड नहीं था जितने बाकी कंट्रीज थी। ठीक है, इंडिया अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जीएसटी लेके आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेके आया है, डीमोनेटाइजेशन लेके आया है। तो 2008 से लेके 2021 का टाइम भी जो था काफी फ्लक्चुएटिंग था। फिर अल्टीमेटली 2019-20 में एकदम से ठप हुआ काम जब कोविड-19 पेंडेमिक आया। ठीक है, तो इंडिया में मेजर अगर हम देखें क्या क्या इकोनॉमिक शॉक्स आए, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, जिसके बाद हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए जब रिसेशन आया पूरी दुनिया में। फिर 2019-20 के अंदर कोविड पेंडेमिक आ गया, जिससे हमारी इकोनॉमी पे दुनिया में बहुत इंपैक्ट हुआ। ठीक है, तो 2020 मार्च के अंदर कोविड को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, 2022 तक इंडिया में 3 अलग अलग वेव्स आई थी कोविड की। ठीक है, तो जब पहला वेव आया इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद होंगी, शॉप्स बंद होंगी, लोगों को जबरदस्ती घर में रहना पड़ा। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होंगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इंप्लॉयमेंट, सब पे नेगेटिव इंपैक्ट आया, जिससे कि इंडिया की जो जीडीपी है वो एकदम से नीचे चली गई। ठीक है, फिर 2021 से स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन ड्राइव कि भैया वैक्सीनेशन लगवाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, काम दोबारा से चल पड़ेगा। ठीक है, ताकि फ्यूचर में और कोविड की वेव्स ना आए। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे बहुत सक्सेसफुली वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाए गए। ठीक है, तो उससे हम धीरे धीरे फिर रिकवर होने शुरू हो गए। लेकिन अगर हम सेक्टर्स पे इंपैक्ट की बात करें, कोविड का इंपैक्ट कैसे पड़ा, तो टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, रिटेल शॉप्स, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी, इन पे तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, रूरल एरियाज में लोग वापस चले गए, जो लोग थे देखा नहीं ट्रैवल कर करके अपने घरों में वापस चले गए थे, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, काफी लोग अपने गांव में चले गए, रिवर्स माइग्रेशन हुआ और उनको सपोर्ट करने के लिए मनरेगा के अंडर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी। ठीक है, लेकिन जब शुरू शुरू में कोविड आया है तो इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेसेस में वो थोड़ा सा हॉल्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम होती गई, इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ। तो जिन सेक्टर्स में ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन था वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। जो झेल गए सेक्टर्स, रेजिलियंट रहे, वो है एग्रीकल्चर। अब देखो जी, अनाज तो चाहिए, एग्रीकल्चर चलता रहा, एग्रीकल्चर का काम बढ़िया रहा। अब बैंक भी खुले थे, बैंक, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह चलती रही, तो वो भी झेल गए कोविड को। आईटी और कम्युनिकेशन वाले, जैसे आईटी वाले, कंसल्टेंसी वाले, वर्क फ्रॉम होम किया। ठीक है, और ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह सेक्टर ने एक्सपैंड किया। और बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑपरेशन है, डिफेंस है, उनको भी रोका नहीं जा सकता, वो भी बढ़िया चलता रहा। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये संभले रहे, डटे रहे। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें तो उस टाइम पे पोस्ट कोविड कुछ समय के लिए एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो टेम्परेरीली इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंडस्ट्री और सर्विस लॉकडाउन के अराउंड और उसके थोड़ा टाइम बाद थोड़ा सा इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर बढ़िया चलता रहा। एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो थोड़ा सा बढ़िया रहा, क्योंकि बाकी सेक्टर कोलैप्स हो गए लेकिन एग्रीकल्चर चलता रहा। सर्विस सेक्टर स्टिल अभी भी डोमिनेट करता है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अभी भी सर्विस सेक्टर ही इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेट करता है। इसके अंदर आता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स वगैरह, ये अभी भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सेक्टर बढ़िया ही चल रहे हैं। ठीक है, जब ये कोविड आया, अब देखो लॉकडाउन लगा,
लेबर वापस चलेगी, लेबर का शॉर्टेज हुआ, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए, सप्लाई चेन खराब हो गई, तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन कारण से सफर करना पड़ा। इनका जो रोल है टेम्परेरीली डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, तो ये कोविड के टाइम पे थोड़ा सा वीक हो गए। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए टेम्परेरीली तो एग्रीकल्चर राइज किया था, लेकिन अगर हम 1990 से लेके 2019 देखें तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम ही हुआ है। इंडिया इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। ठीक है, जब ये कोविड आया तो जो इंडिया में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो कोलैप्स हुआ लॉकडाउन के टाइम पे। धीरे धीरे फिर से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने लगा जब रिस्ट्रिक्शंस कम हुई। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, बूस्ट करने की कोशिश की इकोनॉमी को। बीच में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में वो कम हुआ, लेकिन 2021 के बाद से फिर से राइज होना शुरू हो गया। लेकिन 1-2 साल जो है इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया रिकवर क्यों कर पाया कोविड-19 से, हमने वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा चलाया, इकोनॉमी ओपन अप हुई, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, पुश किया इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, रूरल डिमांड रही इवन कोरोना के टाइम पे भी, एग्रीकल्चर रिजिलियंट रहा और हमारा आईटी और डिजिटल सेक्टर जो है उसने भी चीजें संभाल ली। चैलेंजेस रहे, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ, सप्लाई चेन में इश्यूज आए, रशिया जब हम थोड़ा सा ठीक ठाक इकोनॉमी राइज करने लगी तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। ठीक है, और अर्बन डिमांड स्लो रही, रूरल डिमांड ऊपर नीचे होती रही। तो ये कुछ चैलेंजेस रहे हैं और ये कुछ कारण रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमी रिकवर हुई है। तो ओवरऑल अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो हमने इंडिया की पोजीशन की बात करी है ग्लोबली कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वर्ल्ड बैंक में, हमारी इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद हमारे फेजेस क्या रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे, बाद में 1951 टू 1980, 1980 टू 2008, 2008 टू 2021 हमारे फेजेस क्या रहे हैं इकोनॉमी में। फिर हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आए, पहले एग्रीकल्चर ऊपर था, फिर एग्रीकल्चर नीचे गया, फिर कोविड के टाइम पे क्या रहा, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी हैं। अब इसके रिगार्डिंग 3-4 एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, काफी इजी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लो पर कैपिटा रियल इनकम इज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही, हमारा लो पर कैपिटा इनकम कम है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही, हमारा ना पॉपुलेशन इतना ज्यादा है जिससे कि पर कैपिटा इनकम कम रहता है, ऑल्दो परचेजिंग पावर पैरिटी में हम तीसरे नंबर पे आए। एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इंडियन इकोनॉमी के जो एक जैसी है जो उसके फीचर्स है उसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर पे काफी मेजर जो है वो रिलायंस रहा है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है, तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया वाज मेनली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद वेरी लो पर कैपिटा इनकम, तो इंडिया एक टाइम पे काफी लो पर कैपिटा इनकम थी, अभी भी लो है, और एग्रीकल्चर पे भी हमारा काफी ज्यादा रिलायंस रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में डिक्लाइन हुआ है और इंडस्ट्री और सर्विस का इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। आफ्टर 1980 देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इन द फेवर ऑफ सर्विस सेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ए यानी कि 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्टोरल इंपैक्ट एंड रिकवरी आफ्टर कोविड-19। टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, रिटेल शॉप्स, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी वर अमंग द वर्स्ट हिट सेक्टर, बिल्कुल सही, जहां पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट वगैरह था वो काफी नीचे गए थे। एग्रीकल्चर रिमेन रेजिलिएंट बिकॉज फूड डिमांड कंटिन्यूड, बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर तो रहा ही, खाना तो लोग बंद नहीं कर रहे। डिजिटल आईटी सेक्टर बूम वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर रिकवरी, बिल्कुल सही, डिजिटल आईटी सेक्टर ने काफी होल्ड किया और जिसके कारण इकोनॉमी हमारी बची रही है, रिकवर करे हैं, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे काफी सिंपल टॉपिक था, लेकिन ये पीडीएफ जो है ना ये आपको बहुत काम आने वाली है। आपको बस करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अब ये तो था बिल्कुल हमारा एक बेसिक टॉपिक, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहते हैं कम समय में, तो आप एडुटैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज में जाइए। तो आज लास्ट डे है पे डे सेल का, जहां पे आपको जो मास्टर कोर्स है ना 80% ऑफ पे मिलेगा। मास्टर कोर्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है और कंबाइंड भी अवेलेबल है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, नोट्स भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। अब इसका फायदा ये रहता है कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं है। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है,
ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है कि अभी से आप अच्छे से तैयारी शुरू करिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, सिर्फ IFS का कोर्स लेना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, बाकी सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है। और कोर्स लेने से पहले ट्रायल लेना चाहते हैं तो 3 आवर का ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है। सो ये सीरीज आप जरूर अच्छे से फॉलो करिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in। कोर्सेज के लिए edutab पे भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे edutab.in पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। सो आई होप ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप समझ पाए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।